पंजाब सीएम का बिहारियों पर जहरीला वार। बिहार सीएम का चन्नी पर करारा पलटवार। बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। कभी राजस्थान में बीजेपी एमएलए का बिहारियों पर प्रहार। बिहार से आने वाले छात्रों ने लगातार अपराध करके और जिस तरह का वातावरण कोटा में खड़ा किया है, मैं इस बात को लेके बहुत चिंता है। ये ध्यान रखना होगा और यहाँ तक कठोर निर्णय लेना होगा कि बिहार के छात्र जो जितने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिए हैं, पहले तो सूची तैयार की जाएगा कितने हजार, 2000, 5000, 10,000 बिहार के छात्र हैं, उनके कई अपराधों से तार जुड़े हुए हैं और उसी मानसिकता को लेके वो कोटा में आए हैं। कभी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल करते हैं वार। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। कभी एमपी में रोजगार छीनने पर कमलनाथ का वार। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। कभी गुजरात में नेता करते हैं बिहारियों पर वार। બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। कभी महाराष्ट्र में सियासी गुंडे बनाते हैं शिकार। कभी असम में बिहारियों पर होता है अत्याचार। सियासत की आड़ में बिहारियों पर प्रहार लगातार। बिहार में ही बिहारियों को क्यों नहीं मिलता रोजगार? रोजगार के लिए पलायन करते हैं बिहार के 55% बेरोजगार। अगर बिहार में ही मिलता रोजगार तो क्या होता बिहारियों पर वार? जी हां, यही सवाल आज बात सपाट में कि अगर बिहार में ही मिलता रोजगार तो क्या होता बिहारियों पर वार? क्या बिहारी को बार बार दूसरे राज्यों में निशाने पर लिया जाता? कभी पंजाब के सीएम, कभी महाराष्ट्र में सियासी गुंडे बिहारियों को मारने पर आमादा हो जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि बिहारी रोजगार छीन लेते हैं बिहार यूपी से आकर, कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बिहारी आते हैं 500 रुपए में टिकट लेकर और यहाँ लाखों का मुफ्त इलाज लेकर चले जाते हैं, कभी गुजरात में मारे जाते हैं बिहारी, कभी कोटा में बिहारी छात्रों को मारा जाता है और कहा जाता है कि बिहारी छात्र कोटा में अपराध करने आते हैं, कभी असम में बिहारियों पर अत्याचार होता है, कभी कश्मीर में बिहारियों को आतंकी मारते हैं। किस राज्य में बिहारी सुरक्षित हैं और किस राज्य में बिहारियों को निशाने पर नहीं लिया जाता? और हर बार बिहार के नेता कहते हैं कि साहब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उन बिहारियों को वापस बिहार में रोजगार दे दीजिए और देखिए फिर बिहार के बाहर के राज्यों को कैसे स्पेशल बस बुलाकर भेजकर उन बिहारी मजदूरों को वापस ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत है बिहारी मजदूरों की और बिहारियों के बिना कोई राज्य चल नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि बिहारियों को
बिहार में ही रोजगार मिले तो क्यों जाएंगे वो बिहार के बाहर मार खाने गाली सुन। ये रिपोर्ट देखिए। ओ भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक से तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़नी दे यकीनन पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ये जहरीले चवन्नी छाप बोल हैं। हैरानी ऐसे बोल पर ताली बजाने वाली प्रियंका गांधी को देखकर भी होती है। पंजाब सीएम के इस जहरीले वार पर बिहार से भी करारा पलटवार हुआ है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने पंजाब सीएम पर करारा पलटवार किया। अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग। ये सब मालूम नहीं, हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी दूसरे राज्य के सीएम या नेता ने बिहारियों को लेकर जहरीले बोल बोले हैं। देखते जाइए। कभी राजस्थान में बीजेपी एमएलए का बिहारियों पर प्रहार। बिहार से आने वाले छात्रों ने लगातार अपराध करके और जिस तरह का वातावरण कोटा में खड़ा किया है, मैं इस बात को लेके बहुत चिंता है। ये ध्यान रखना होगा और यहाँ तक कठोर निर्णय लेना होगा कि बिहार के छात्र जो जितने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिए हैं, पहले तो सूची तैयार की जाएगा कितने हजार, 2000, 5000, 10,000 बिहार के छात्र हैं, उनके कई अपराधों से तार जुड़े हुए हैं और उसी मानसिकता को लेके वो कोटा में आए हैं। कभी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल करते हैं वार। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। कभी एमपी में रोजगार छीनने पर कमलनाथ का वार। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। कभी गुजरात में नेता करते हैं बिहारियों पर वार। બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। मतलब पंजाब से गुजरात तक, दिल्ली से राजस्थान तक, महाराष्ट्र से असम तक, हर राज्य में बार बार बिहारियों को वहां के नेता और सियासी गुंडे निशाने पर लेते रहे हैं। इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना, सभी पार्टी के नेता शामिल रहे हैं। और हर बार बिहार से बयानों की निंदा का बयान आता है और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार में ही बिहारियों को क्यों नहीं मिलता रोजगार? अगर बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिलता तो क्या बिहारियों पर बार बार वार होता? सवाल का जवाब समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्य में पलायन किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन किया। देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% आबादी अकेले बिहार से है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। आंकड़े बताते हैं कि 55% यानी आधे से ज्यादा बिहारी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के मुताबिक रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार ही हैं। दरअसल इस पोर्टल पर रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक संख्या बिहार के युवाओं की है। बिहार में 31 दिसंबर तक कुल 13,60,952 युवाओं ने एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन रजिस्टर्ड युवाओं में 19 लाख से ज्यादा पुरुष तो लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। वहीं पिछले 6 सालों में बिहार में बेरोजगारी दर 3 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। जनवरी 2016 में बेरोजगारी दर 4.4 थी, जबकि जनवरी 2022 में यह बढ़कर 13.3 पर है। वहीं सीएमआई की जनवरी अप्रैल 2021 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स झेल रहे हैं। राज्य के 34.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं।
वहीं 10वीं से 12वीं पास वाले 18.5% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। यह हाल तब है जब 25 साल से कम उम्र की 57.2% आबादी के साथ बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। वहीं रोजगार के लिए पलायन के पीछे एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों में वर्कर को मिलने वाले ज्यादा पैसे भी हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बिहार की एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हर साल 1,29,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में हर वर्कर को सालाना 3,44,000 मिलते हैं। बिहार की एक फैक्ट्री औसतन 40 लोगों को रोजगार देती है। वहीं हरियाणा में एक फैक्ट्री औसतन 120 लोगों को रोजगार देती है। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे बड़ी केंद्रीय योजना मनरेगा में मांगने पर भी बिहार में काम नहीं मिलता और मजबूरन दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मांगने के बावजूद काम नहीं मिलने के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2021-22 जनवरी 2022 तक मनरेगा में 52.35 लाख लोगों ने काम मांगा था। इनमें 13.41 लाख यानी 25.6% लोगों को काम नहीं मिला। और बेरोजगारी के पीछे एक कारण बिहार में सरकारी बहालियों में सिस्टम की सुस्ती भी है। एक बहाली पूरा होने में यहां 5 से 10 साल तक लग जाते हैं, तब भी बहाली पूरी नहीं हो पाती है। 8 साल में बिहार एसएससी की बहाली पूरी नहीं हुई। 3 साल में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्ति नहीं मिली। 5 साल में असिस्टेंट इंजीनियर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। 3 साल में शिक्षकों की बहाली पूरी नहीं हुई। यानी साफ है कि अगर बिहार में लोगों को रोजगार मिले तो वो पलायन को मजबूर नहीं होंगे और दूसरे राज्यों में बार बार बिहारियों पर वार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सच ये है कि बिहारी दूसरे राज्य की किस्मत संवारते हैं, दूसरे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, दूसरे राज्य को आगे बढ़ाते हैं। वो बिहारी क्या अपने बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अगर उन्हें बिहार में मौका मिले तो? जरा समझिए कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जिस बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं आने देने की बात कहते हैं, अगर वो बिहारी पंजाब से बाहर आ गए, पंजाब रुक जाएगा, थम जाएगा। समझिए कैसे। पंजाब की आबादी करीब 3 करोड़ है। पंजाब में लगभग 37 लाख प्रवासी मजदूर हैं 3 करोड़ में। 1970 के दशक में पंजाब में धान की फसल शुरू हुई थी। उसी समय से यूपी बिहार के मजदूरों का पंजाब जाना शुरू हो गया था। वो भी इसलिए क्योंकि प्रवासी मजदूरों को धान की खेती की जानकारी थी, जबकि वहां पंजाबियों को धान की खेती की जानकारी नहीं थी। 1978 में पंजाब में प्रवासी मजदूरों की संख्या 2,18,000 थी, जो कि अब प्रवासी मजदूरों की संख्या पंजाब में बढ़कर 37 लाख हो गई है। और इन 37 लाख में से लगभग 4 लाख मजदूर खेतों में काम करते हैं। धान के मौसम में यह संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। बाकी प्रवासी मजदूर लुधियाना समेत अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ये मजदूर कारखानों से लेकर बाकी काम जैसे कि इमारतों बनाने के काम हैं, सब्जी, फल सब्जी ठेले के लगाने के काम, पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। 2020 में लॉकडाउन जब लगा और प्रवासी मजदूर जब वापस बिहार लौट गए थे तो वहां स्थिति खराब हो गई थी पंजाब में। और हालत ये हो गई कि लॉकडाउन के बाद मजदूरों को वापस पंजाब बुलाया जाने लगा था। वापस पंजाब बुलाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर स्पेशल एसी बसें तक भेजी गई थी बिहार। सोचिए 37 लाख प्रवासी मजदूर अगर वापस यूपी बिहार आ गए ना तो पंजाब की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी और चन्नी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हम इसी बात से खुश हो जाएं कि हम बाहर दूसरे राज्यों की किस्मत संवारते हैं? हम अपने राज्य की किस्मत क्यों नहीं संवार सकते हैं? अपने राज्य को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? और क्या बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? आखिर कब रुकेगा पलायन, कब रोजगार मिलेगा, ये सवाल है। जरा देखिए आंकड़े। 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्य में पलायन किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन किया। देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% आबादी अकेले बिहार से, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। और बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। आंकड़े बताते हैं कि 55% यानी आधे से ज्यादा बिहारी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के मुताबिक रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार ही हैं।
दरअसल इस पोर्टल पर रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक संख्या बिहार के युवाओं की है। बिहार में 31 दिसंबर तक कुल 13,60,952 युवाओं ने एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इन रजिस्टर्ड युवाओं में 19 लाख से ज्यादा पुरुष तो लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। वहीं पिछले 6 सालों में बिहार में बेरोजगारी दर 3 गुनी बढ़ गई है, 3 गुनी से भी ज्यादा। जनवरी 2016 में बेरोजगारी दर 4.4 थी, जबकि जनवरी 2022 में यह बढ़कर 13.3 पर है। वहीं सीएमआई की जनवरी अप्रैल 2021 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स झेल रहे हैं। राज्य के 34.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं से 12वीं पास वाले 18.5% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। और यह हाल तब है जब 25 साल से कम उम्र की 57.2% आबादी के साथ बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। वहीं रोजगार के लिए पलायन के पीछे एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों में वर्कर को मिलने वाले ज्यादा पैसे भी हैं। यानी बिहार में काम भी नहीं मिलता, दाम भी नहीं मिलता। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बिहार की एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हर साल यानी सालाना 1,29,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में हर वर्कर को सालाना 3,44,000 रुपए मिलते हैं। बिहार की एक फैक्ट्री औसतन 40 लोगों को रोजगार देती है। वहीं हरियाणा में एक फैक्ट्री औसतन 120 लोगों को रोजगार देती है। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे बड़ी केंद्रीय योजना मनरेगा में मांगने पर भी बिहार में काम नहीं मिलता। मजबूरन दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मांगने के बावजूद काम नहीं मिलने के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2021-22 जनवरी 2022 तक मनरेगा में 52.35 लाख लोगों ने काम मांगा था। इनमें 13.41 लाख यानी 25.6% लोगों को काम नहीं मिला। अब आप तय कीजिए कि गाली सुनते रहना है और उस गाली के विरोध करते रहना है या फिर बिहार में ही काम करने के लायक माहौल बनाना है। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। आप देख रहे हैं बात सपाट। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधानमंडल के सदस्यों को संसदीय प्रणाली का पाठ पढ़ाया। लोकसभा स्पीकर ने सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों की गरिमा गिरती जा रही है, ये चिंता का विषय है। सदन की जितनी गरिमा रखेंगे तब हमारी गरिमा रहेगी। बिहार विधानसभा की भूमि विश्व में लोकतंत्र की जन्मस्थली रहेगी। लोकतंत्र, जब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो ये लोकतंत्र 1947 के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र हमारी पुरातन संस्कृति रही है और बिहार उसकी जन्मस्थली रही है। हम जो आचरण करते हैं कैसे नीचे आपको पंचायतों तक जाता है, अगर हम अनुकरणीय न बने तो पंचायतों तक का नेतृत्व कैसे बेहतर नहीं होगा। और हमारे यहाँ महाभारत में कहा गया है, महाजनों येन गतासु पंथा, समाज में आगे जो लोग जाते हैं उनको लोग कैसे अनुकरण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा our representatives institutions articulate the theme of order and discipline and script the story of success of our democracy, which the ordinary people of this country so vigorously defend for their well-being and empowerment and for the common good of the whole country. प्रबोधन कार्यक्रम में तेजस्वी ने अपने संबोधन में सरकार को ही नसीहतें डाली। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में नफरत और घृणा फैलाई जा रही है। केंद्र और राज्यों में बदलती सोच पर भी सोचने की जरूरत है। इस पर सीएम नीतीश ने उन्हें इशारों में जवाब दिया और कहा कि विपक्ष को अपनी बात पूरा रखने का अधिकार है और विपक्ष को अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए और मिलजुल कर राज्य और जनता के विकास के लिए काम करना है। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चुनाव के दौरान कितनी नफरत और घृणा परोसी जाती है और इसका समाज में कितना गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। आज यह बात भी आम सरोकार है कि राजनीतिक संस्थाओं या तो कमजोर की जा रही हैं, नियम विनियम मानदंड मर्यादा के तकाजों को ताक पर रख उनकी बाहें मरोड़ी जा रही है। यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है। जनतंत्र में संतुलन हो। लोकसभा में जब बैठते थे आपस में, तो आपस में पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपस में पूरी मजबूती के साथ
विरोध में कोई बात किया है, लेकिन उसमें जाते ही आप सेंट्रल हॉल में लोग इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे कि हमको पहली बार अनुभव हुआ कि क्या है साहब, हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है, लेकिन बाहर आते ही सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहां का मौका मिल गया है 2005 से, तभी ना इस सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं। इसीलिए बनवा दिए कि अंदर चाहे जो भी हो, और वहां के बाद बैठिए, मिलिए, बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, बहुत चीजों को समझिएगा और इससे सब लोगों का की जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। कर रहे हैं आपका, तो आप वहां पर करके, वहां पर सब कुछ अपना बोल करके अब बाहर निकलते हैं तो हमसे गप सब प्रेम से नहीं होता है, खूब प्रेम से गप है। वही हम कह रहे हैं कि सबको एकदम अपनी बात भी करना है, आपस में मिलजुल करके काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के राज्य की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है और जनता को भरोसा है एक एक चीज पर। विधानसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस कार्यक्रम के बाद एक अलग नजारा भी दिखा जब सभी नेता बाहर निकल रहे थे और एक दूसरे पर हमला करने वाले नेता मजाक के मूड में दिखे। नीतीश सरकार के कई मंत्रियों ने तेजस्वी से शादी की भोज की मांग कर दी। तेजस्वी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और जल्द भोज देने का वादा किया। और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद तेजस्वी के पीछे खड़े थे और चल रहे थे। वे भी बधाई देने जैसे ही आगे बढ़े, तेजस्वी ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पैर छूकर आशीर्वाद दिया। ये पूरी तस्वीर मंत्री जी है कि बहुत दिन हो गया, भुजवा है को बढ़िया विधानमंडल दल को दीजिए। स्वीकार किया कि देंगे सबके साथ में। हाँ, वो मत दीजिएगा, 4 लाख अलग से विधानमंडल हम तो चाह रहे हैं कि आप भोज भोज कर आप यही व्यवस्था कर दिए। चलिए ले लीजिए क्या हो, हम आप ही के लीग में हमारी लीग में बस बहुत बधाई। श्री लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। नमस्कार।